जय हिंद प्यारे स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने चैनल MFSI एजुकेशनल क्लासेस पर। छात्रों, अगर आप भी बिहार बोर्ड के मैट्रिक के छात्र हैं और 2025 में आपकी मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है, तो आप सभी छात्रों को कहना चाहते हैं कि आप एकदम सही जगह आए हैं। हमारे चैनल पर मैट्रिक की ही तैयारी कराई जाती है। सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि हम आज से यह मैट्रिक 2025 की क्लास को शुरू करते हैं और यह क्लास आपके परीक्षा तक यानी 2025 के मैट्रिक की परीक्षा तक आपके साथ यह चलती रहेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर सिर्फ महत्वपूर्ण और VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ाई जाती है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और आज भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आ गए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। या डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि आपका डी जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला प्रश्न है, स्विच लगाए जाते हैं। प्रश्न है कि स्विच कहाँ लगाए जाते हैं। ए, ठंडे तार में। बी, गर्म तार में। सी, भूयोजित तार में। या फिर डी, इनमें से सभी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि यानी गर्म तार में, यानी कि बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा कि गर्म तार में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा विद्युत मोटर, यानी कि बी जो है आपका सही आंसर होगा विद्युत मोटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। ए, इस्पात का। बी, नरम लोहा का। सी, पीतल का। या फिर डी, इनमें से किसी का नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि नरम लोहा का, यानी कि बी जो है आपका सही आंसर होगा नरम लोहा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस नियम से प्राप्त होती है। ए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। बी, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी कि ए जो है आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज आधारित है। ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। बी, धारा के रासायनिक प्रभाव पर। सी, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। या फिर डी, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, यानी कि ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ए, प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है। बी, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। सी, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों ही अधिक होता है। तथा डी, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, यानी कि बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। ए, वाट। बी, वेबर। सी, जूल। डी, न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, वेबर, यानी कि बी जो है आपका सही आंसर होगा वेबर, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है,
सेल का विद्युत वाहक बल है? सेल का विद्युत वाहक बल है ए सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, बी विद्युत वाहक बल, सी सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, यानी कि सी जो है आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध ए परिवर्तित नहीं होता है, बी बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी बहुत कम हो जाता है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है बहुत कम हो जाता है, यानी कि सी जो है आपका आंसर है बहुत कम हो जाता है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है ए प्रत्यास्थता, बी ऊष्मीय प्रभाव, सी चुंबकत्व, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि बी जो है आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ए धूप वाले दिन, बी गर्म दिन, सी बादलों वाले दिन, या डी पवनों या वायु वाले दिन। तो इसका जो आंसर है वह है बादलों वाले दिन, यानी कि सी जो है आपका आंसर होगा बादलों वाले दिन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ए लकड़ी, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी गोबर गैस, या डी कोयला। तो इसका जो आंसर है वह है नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न आ गया है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ए तापीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा, या फिर डी स्थितिज ऊर्जा। तो इसका जो आंसर है वह है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि डी जो है आपका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, देख लें स्थितिज ऊर्जा। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, सी बी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। ठीक है, बी 1.5 किलोमीटर पर आवर, सी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर डी 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वह होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ए जो है आपका आंसर होगा। याद रखेंगे कि हवा की चाल कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ए लकड़ी, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी गोबर गैस, या फिर डी कोयला। तो इसका जो आंसर है वो है नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि बी जो है आपका आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए बायोगैस, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, या फिर डी कोयला। तो इसका जो आंसर है वो है बायोगैस, यानी कि ए जो है आपका आंसर हो जाएगा कि बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? ए कोयला, बी लकड़ी, सी गोबर गैस, या डी ये सभी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए कोयला, यानी कि ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, गोबर गैस एक प्रकार की है? ए प्राकृतिक गैस, बी लकड़ी, सी बायोगैस, या डी चूल्हा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी कि गोबर गैस एक बायोगैस है, यानी कि सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, बायोगैस का उत्पादन होता है? ए गोबर से,
सी कोयला से। यहाँ पर भी मिस्टेक है, यहाँ पर भी ये बी है और ये सी है, तो बी कोयला से, सी इनमें से किसी से नहीं, या फिर डी लकड़ी से। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है गोबर से, यानी कि ए जो है आपका सही आंसर होगा। याद रखेंगे कि बायोगैस का उत्पादन होता है गोबर से। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ए नाभिकीय ऊर्जा, बी कोयले से प्राप्त ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, या डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सौर ऊर्जा, यानी कि सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आज की क्लास में ये प्रश्न समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे, और इतना हम पर भरोसा रखिएगा कि हम जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे वह महत्वपूर्ण और वीवीआई होंगे आपके परीक्षा के लिए। हमने 2024 में भी अपने छात्रों को महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ाया था, और आप सभी बच्चों को 2025 के लिए भी महत्वपूर्ण और गेस तथा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आप सभी छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आप सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी करें। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बता दीजिएगा। हम सभी छात्रों से मिलेंगे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।